यह कहानी नई बहू आरती की है। नई नवेली दुल्हन आरती जब ससुराल आती है तो आते ही उसे रसोई संभाल लेनी पड़ती है। आरती बड़े ही चाव से रसोई में जाती है, मगर जैसे ही सब्जी बनाने की सोचती है तो रसोई में रखी सब्जियां देखकर उसका मूड ही खराब हो जाता है। वह सब्जियां उठाकर देखते हुए कहती है, अरे ये सब सब्जियां तो बासी हैं। पालक की पत्तियां तो देखो पीली पड़ने लगी हैं। टमाटर भी सड़े सड़े और पिलपिले हो गए हैं। बैंगन, भिंडी, गोभी सभी तो कई दिन पुराने हैं। फिर सब्जी क्या बनाऊं? आरती यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास कमला आ जाती है। कमला बहू को चिंतित देख कहती है, क्यों बहू, तुम किस चिंता में पड़ गई और खाना क्यों नहीं बना रही? माँ जी, सब्जियां तो बासी और खराब हैं। फिर सब्जी क्या बनाऊं? अब ताज़ा सब्जियां कहाँ से लाऊं? सस्ते दाम में तो ऐसी ही सब्जियां मिलेंगी ना। तेरे पति देव की इतनी आमदनी ही कहाँ है जो रोज रोज ताज़ा और महंगी सब्जियां खरीद कर खा सकें। अब सोच मत, इन्हीं में से कोई सब्जी बना ले। यह सुनकर आरती न चाहते हुए भी बासी सब्जी बनाने को मजबूर हो जाती है। वह बड़ी सावधानी से सब्जी को काटती, धोती और बनाती है। उसकी सब्जी सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। पति मोहित और ससुर महेश तो सब्जी की बड़ाई करते ही नहीं थकते। सब्जी तो बड़ी स्वाद बनाई है। सही कहता है बेटा, सब्जी तो वाकई में बड़ी अच्छी बनी है। मिक्स सब्जी बनाई है बहू ने। आरती मन ही मन सोचती है, बासी सब्जियों को काट छाट कर सब्जी बनानी पड़ेगी तो यही होगा ना, एक सब्जी थोड़ी ना बन जाएगी। आरती को अपनी ससुराल में सब्जियों को छोड़ सब कुछ अच्छा लगता था। पति की आमदनी कम थी मगर स्वभाव बहुत अच्छा था। सास ससुर भी उसे बेटी जैसा समझते थे। हाँ, सास कमला कभी कभी थोड़ा बहुत सास वाला रूप जरूर दिखा देती थी, मगर इससे भी आरती को शिकायत न थी। अगर उसे कोई शिकायत थी तो बस सब्जियां लेकर ही थी। इनके साथ साथ मुझे भी बासी सब्जियां खानी पड़ती हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं शरीर में कोई नुकसान न कर दें। एक दिन कमला सब्जी वाले से बासी मटर, टमाटर और धनिया खरीद रही होती है तो आरती उसे रोकते हुए कहती है, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? ये मटर तो बिल्कुल गले सड़े लग रहे हैं, इन्हें मत लीजिए ना। तू चुप कर बहू, अभी तुझे नहीं पता कि घर कैसे चलता है। तू जब अपने हाथ से खरीदेगी तब पता चलेगा तुझे। यह सुनकर आरती अपनी सास का और विरोध नहीं कर पाती, मगर उस दिन आरती जो सब्जी बनाती है उसे खाकर सबका पेट खराब हो जाता है। जब कमला को कोई और बहाना नहीं मिलता तो इसका दोष भी वह आरती पर मढ़ने पर उतारू हो जाती है। अरे बहू, तूने ये कैसी सब्जी बनाई? इसने तो हम सबके पेट खराब कर दिए। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गले सड़े मटर मत खरीदिए, पर आप तो सस्ते के लालच में पड़ गई। रहने दे, अब बातें ना बना। तूने मटर छील कर अच्छे से धोए ना होंगे। माँ जी, मैंने तो खूब धोकर बनाए थे। टमाटर भी तो ऐसे ही सड़े सड़े से पिलपिले थे, उनसे भी तो पेट खराब हो सकता है। अब बहस छोड़ो कमला, बहू बेचारी क्या करे जब हम ताजा सब्जियां खरीद ही नहीं पाते। बासी सब्जियों का कुछ न कुछ असर तो होना ही था। दस्त की शिकायत तो मुझे भी हो रही है। सबकी यह हालत देखकर आरती को बड़ा दुख होता है और वह बड़े ही कोमल स्वर में महेश से कहती है, बाबूजी, आप दोनों की आमदनी तो इतनी है नहीं कि हम घर में रोज रोज ताज़ा और महंगी सब्जियां खाकर अपनी सेहत बनाकर रख सकें। ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, पर इसमें हम कर ही क्या सकते हैं बेटा? हम बहुत कुछ कर सकते हैं बाबूजी, बस अक्ल से काम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करें आरती, तुम्हें कुछ अकल लड़ा लो। मैंने तो अपनी अक्ल लड़ा ली है मोहित, बस आप लोगों की इजाजत चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो बहू? क्या कोई नौकरी करना चाहती हो? नहीं बाबूजी, मैं घर की छत पर ताज़ा सब्जियों की खेती करने की सोच रही हूँ। यह सुनते ही
आरती की सास कमला भड़क उठती है। इसे तुम अक्ल लड़ाना कहती हो? यह तो अक्ल खराब होना है। छत पर सब्जियां उगाने से क्या छत खराब ना हो जाएगी? मूर्ख कहीं की। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, मुझ पर भरोसा रखिए। हाँ, कुछ नहीं होगा। कान खोलकर सुन ले, हम तुझे छत पर सब्जियां उगाने की इजाजत कभी नहीं दे सकते। हाँ। अरे तुम चुप करो भाग्यवान, पहले बहू की अक्लमंदी तो देख लो। जो देखना है देख लो, पर दोनों बाप बेटा एक बात याद रखना, अगर बहू छत पर सब्जियां उगाएगी तो छत तो समझो जाएगी ही, हम सब घर से भी जाएंगे। हाँ। जो होगा देखा जाएगा। तुम बहू को छत पर सब्जी की खेती तो करने दो। महेश से यह इजाजत मिलते ही आरती बहुत खुश होती है और उसकी सास बड़बड़ाते ही रह जाती है। आरती पहले बहुत सोचती समझती है और फिर छत पर ताजा सब्जियां उगाने का कार्य प्रारंभ करती है। हे भगवान, छत पर मेरी ताजा सब्जियों की खेती को सफल करना, ताकि इन लोगों की नजर में मेरी इज्जत बनी रहे। वैसे भी मैं यह काम अपने परिवार की सेहत के लिए ही तो कर रही हूँ। मेरा साथ देना भगवान। भगवान से यह प्रार्थना करके आरती छत पर ताजा सब्जियों की खेती आरंभ कर देती है। आरती बड़ी अक्ल लगाकर मेहनत से सब्जियां उगाती है और भगवान की कृपा से जल्द ही उसकी सब्जियां फलने फूलने लगती हैं। भगवान तो सच में मेरा साथ दे रहा है। देखो तो, सब्जियों की खेती कैसे फल फूल रही है और छत भी सुरक्षित है। थोड़ा समय बीतने के साथ ही आरती की सब्जियां तैयार हो जाती हैं और आरती की रसोई में बासी और खराब सब्जियों की जगह ताजा सब्जियां बनने लगती हैं। इससे सारे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाह बहू, तूने तो हमारे परिवार की काया ही पलट दी। बासी सब्जियों की जगह ताजा सब्जियां खाने का आनंद ही निराला है। इससे तो पैसे भी बच गए और खाने को रोज ताजा सब्जियां भी मिलने लगी। कमला मन ही मन सोचती है, "हं, ताजा सब्जियां मिलने लगी। जिस दिन बारिश आई ना, उस दिन पता चलेगा। छत से सारा पानी नीचे आएगा तो घर तालाब बन जाएगा। फिर छत पर सब्जियां उगाना और घर के अंदर मछलियां पालना। हं।" पर कमला जैसा सोचती है वैसा कुछ नहीं होता। एक दिन तेज बारिश भी आती है, लेकिन छत से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरता। इससे आरती तो खुश होती है, मगर कमला हैरानी में पड़ जाती है। यह क्या? छत से तो एक बूंद पानी नीचे ना गिरा। बहू तो सच में ही बड़ी अक्लमंद है। इसे तो छत पर खेती करना आता है। उस बारिश के बाद आरती की ताजा सब्जियां और अधिक फलने फूलने लगती हैं और आरती अपनी रसोई के लिए सब्जियां रखने के साथ साथ कुछ सब्जियां आस पड़ोस की औरतों को भी बेचने लगती है। इससे थोड़ी बहुत आमदनी भी होने लगती है। सब्जियां बेचकर आरती के पास जो पैसे आते हैं, वे सब पैसे आरती कमला को दे देती है। माँ जी, मैं अपने घर के लिए कुछ सब्जियां रखने के बाद जो सब्जियां बचती हैं ना, उन्हें पास पड़ोस के घरों में बेचकर कुछ पैसे बना लेती हूँ। ये वही पैसे हैं, इन्हें आप रखिए माँ जी। बहू का यह रूप देखकर कमला मन ही मन बहुत अफसोस करती है। वह खुद से कहती है, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा, और पूरी अक्लमंद भी है। जो बात मैं 50 साल में ना सोच सकी, इसने 25 साल में सोच ली। मेरी बहू की छत पर ताजा सब्जियों की खेती करने का आइडिया तो काम कर गया। हमको खाने को फ्री में ताजा सब्जियां भी मिल गईं और साथ में आमदनी भी होने लगी। बस उसी दिन से कमला भी आरती के साथ मिलकर ताजा सब्जियां उगाने में आरती की मदद करने लगी और घर में रोज रोज ताजा सब्जियां तो बनने ही लगी, साथ ही घर में अच्छी आमदनी भी होने लगी। सुषमा के 2 बच्चे थे, महेश और रेखा। महेश की शादी हो चुकी थी और रेखा अभी पढ़ रही थी। बहू, ओ सुधा बहू, अरे बड़ी भूख लगी है, जरा खाना तो ले आ। अभी लाई माँ जी। यह कहकर सुधा सुषमा के सामने राजमा चावल लाकर रख देती है।
राजमा चावल देखते ही सुषमा मुंह बना लेती है और कहती है, आज फिर राजमा चावल? इस घर में और कुछ बनाने के लिए नहीं बचा क्या? रेखा और कुछ बनाने दे तभी तो बनाऊं ना माँ जी। ये रेखा तो राजमा चावल के पीछे पागल हो गई लगती है। इसका तो इलाज करना पड़ेगा। सुषमा को रेखा का रोज रोज राजमा चावल खाना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वह रेखा को गुस्सा करते हुए कहती है, रोज रोज राजमा चावल खाने की बीमारी तो नहीं लग गई तुझे? कुछ और भी खा लिया कर। मैं क्या करूं माँ, मुझे राजमा चावल खाना ही अच्छा लगता है। राजमा चावल खाना ही अच्छा लगता है? बहू, इस घर में आज के बाद राजमा चावल नहीं बनेगा। उस दिन के बाद घर में सबके लिए राजमा चावल बनना बंद हो जाता है। तो रेखा सबसे छिपकर राजमा चावल बनाकर खाने लगती है। बहू, ओ बहू, रेखा कहाँ गई? जरा बुलाना तो उसे। माँ, रेखा तो रसोई घर में है। वहाँ क्या कर रही है? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैं ही जाकर देखती हूँ। सुषमा रसोई में जाती है तो देखती है कि रेखा राजमा चावल बनाकर खाने में लगी होती है। उसे राजमा चावल खाते देख सुषमा उसका कान खींचते हुए कहती है, अच्छा, तो अब चोरी से राजमा चावल बनाकर खाने लगी? बोल, तू ये राजमा चावल खाने से बाज आएगी या नहीं? बस आज खाने तो माँ, आगे से कभी नहीं खाऊंगी। हो, आगे से कभी नहीं खाऊंगी कि बच्ची? कल को तेरी शादी हो जाएगी तो ससुराल में क्या होगा तेरा? नाक कटवाएगी हमारी। बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं ससुराल जाने से पहले अपनी इस आदत को छोड़ दूंगी। हाँ, तू ना छोड़ेगी ना तो मैं छुड़वा दूंगी, समझी? कुछ दिन बाद महेश विजय नाम के अपने एक दोस्त को घर लेकर आता है। महेश विजय से उसके खाने की पसंद के बारे में पूछते हुए कहता है, विजय, बोलो दोस्त, खाने में क्या बनवाऊं? अरे नाना महेश, इसकी जरूरत नहीं है दोस्त, अब मुझे भी भूख नहीं है, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है दोस्त, खाना तो तुमको खाना ही पड़ेगा। महेश ठीक कहता है बेटा, खाना खाए बिना तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हाँ ठीक है, अगर यही बात है तो राजमा चावल बनवा दो। राजमा चावल की बात सुनते ही सुषमा और सुधा एक दूसरे को हैरत की नजर से देखने लगती हैं। वे मन ही मन सोचती है, लो फिर से राजमा चावल। लगता है यह राजमा चावल इस घर में कुछ करके रहेगा। लगता है भगवान ने रेखा की सुन ली, आज तो उसे राजमा चावल खाने को मिल ही जाएंगे। महेश अपनी माँ और पत्नी को यूं असमंजस में देखकर कहता है, अरे क्या सोचने लगी माँ, राजमा चावल नहीं बन सकते क्या? अरे बन क्यों नहीं सकते बेटा, जरूर बन सकते हैं। तेरी बहन रेखा ऐसे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। अच्छा, फिर तो रेखा ही बनाएगी। बहन, जल्दी से राजमा चावल बना कर लाओ। राजमा चावल बनाने की बात सुनकर तो मानो रेखा की मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाती है। वह भागते हुए रसोई में जाती है और बड़े ही चाव से राजमा चावल बनाती है। उसके हाथ के बने राजमा चावल खाकर तो विजय सचमुच ही उंगलियां चाटता रह जाता है और कहता है, वाह भाई महेश, राजमा चावल तो रेखा ने सचमुच बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं। काश हमारे घर में भी ऐसे स्वादिष्ट राजमा चावल खाने को मिलते। बेटा, अगर तुम्हें ऐसे ही स्वादिष्ट राजमा चावल खाने का शौक है तो मेरी रेखा से शादी करके अपने घर ले जाओ। बात तो माँ ठीक कह रही है विजय, वैसे भी मेरी बहन पढ़ी लिखी और सुंदर है, सोच लो। महेश, हाँ दोस्त मेरे, इसमें सोचना क्या है, तुम सब राजी तो मैं भी खुश। यह सुनकर सब बड़े खुश हो जाते हैं और रेखा के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते। उसे तो जैसे रोज रोज राजमा खाने का लाइसेंस ही मिल जाता है। विजय को भी मेरी तरह राजमा चावल खाना पसंद है। ससुराल जाऊंगी तो रोज राजमा चावल बनाऊंगी और खूब चटकारे लेकर खाऊंगी। कुछ दिन बाद विजय और रेखा की शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में रेखा को पहली रसोई बनाने को कहा जाता है तो वह पंजाबी स्टाइल के राजमा चावल बनाती है। उसके बनाए राजमा चावल देख रेखा के ससुर दिनेश और सास गोमती प्रसन्न होते हुए कहते हैं, अरे वाह,
राजमा चावल। महक तो बहुत अच्छी आ रही है विजय के पिताजी। खाने में भी लजीज ही होने चाहिए। पंजाबी स्टाइल के राजमा चावल बनाए हैं माँ जी, खा कर तो देखिए, आप इनका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगी। उस दिन दिनेश और गोमती रेखा के बनाए राजमा चावल खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी बड़ाई भी खूब करते हैं। मगर फिर रेखा उन्हें रोज रोज राजमा चावल बनाकर खिलाने लगती है तो उनको राजमा चावल से ऊब होने लगती है। बहू, यह क्या, खाने में रोज रोज राजमा चावल? माँ जी, आज कश्मीरी स्टाइल के राजमा चावल बनाए हैं, खा कर तो देखिए, अलग स्वाद मिलेगा। बहू, स्टाइल कोई भी हो, रहेंगे तो राजमा चावल ही ना। रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने से सेहत अच्छी नहीं रहती। आज तो राजमा चावल बना दिए, पर कल से रोज कुछ अलग अलग ही पकाना। ठीक है माँ जी। सास ससुर के बार बार कहने पर रेखा उनके लिए तो रोज कुछ अलग पकाने लगती है, मगर खुद के लिए वही राजमा चावल बनाती है और सबसे छिपकर खूब दबा कर खाती। वाह, क्या स्वादिष्ट राजमा चावल बने हैं। मुझसे तो राजमा चावल खाए बिना रहा ही नहीं जाता। रेखा सबके लिए खाना बनाती, पर सबको खाना खिलाने के बाद अपने लिए राजमा चावल बनाती और चोरी से खूब ठूस ठूस कर खाती। मगर चोरी भी तो रोज नहीं की जा सकती, एक न एक दिन तो चोर पकड़ा ही जाता है। एक दिन गोमती उसे राजमा चावल बनाकर खाते देख लेती है तो उससे बहुत नाराज होती है और कहती है, बहू मान जाओ बेटी, हमें तेरे राजमा चावल खाने से परेशानी नहीं है। रोज यही चीज खाकर तुम बीमार भी पड़ सकती हो। कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं तो सालों से रोज राजमा चावल खाती रही हूँ। जब आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। गोमती रेखा को रोज राजमा चावल खाने से रोकती, पर वह उसकी एक न सुनती। विजय भी रेखा को समझाता और कहता, देखो रेखा, राजमा चावल मेरा भी फेवरेट खाना है, पर रोज रोज तो मैं भी नहीं खाता, इसलिए तुम भी मेरी बात मानो और रोज रोज राजमा चावल खाना छोड़ दो प्लीज। पर रेखा थी कि सबके समझाने पर भी राजमा चावल खाने की ललक से बाज ना आई। एक दिन उसने सुबह राजमा चावल बनाए तो रात तक खाती रही और फिर सो गई। फिर रात को अचानक ही उसके पेट में दर्द होने लगा। वह सोचने लगी, अरे, पेट में दर्द हो रहा है। हाय, क्या करूं? विजय को उठाऊं क्या? नहीं नहीं, इनकी नींद नहीं खराब करूंगी। हाय। रेखा यह सोच ही रही होती है कि तभी उसे दस्त और उल्टी होने लगती है। वह तुरंत वॉशरूम की तरफ दौड़ती है। फिर तो बार बार वॉशरूम के अंदर बाहर भागने लगती है और कहती है, अरे राम, ये क्या हो गया मुझे? हाय, फिर से जाना पड़ेगा। यह कहकर रेखा फिर से वॉशरूम में घुस जाती है। तभी विजय की आंखें खुल जाती हैं और उसके साथ ही दिनेश और गोमती भी जाग जाते हैं। गोमती घबराकर पूछती है, बहू बेटी, यह अचानक क्या हो गया तुझे? माँ जी, पेट दर्द, उल्टी और दस्त हो गए हैं। तुझे मना किया था कि रोज रोज राजमा चावल मत खा, पर माँ ने तभी ना, अब भुगत। अरे अब इन बातों के लिए समय नहीं है बेटा, बहू को तुरंत अस्पताल लेकर चलो। विजय, गोमती और दिनेश रेखा को अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर रेखा की जांच करके कहता है, देखिए, इनके शरीर में जरूरी न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। लगता है आपकी बहू हेल्दी डाइट नहीं लेती। लेती तो है डॉक्टर साहब, पर राजमा चावल की डाइट लेती है। बहुत समझाया कि कुछ और भी खा लिया कर, पर यह माने तो ना। उन सब की बात सुनकर रेखा कहती है, पर अब मान जाऊंगी माँ जी, अब से रोज रोज राजमा चावल कभी नहीं खाऊंगी। फिर उस दिन के बाद रेखा के सिर से राजमा चावल का भूत उतर जाता है और वह सबके साथ मिलकर तरह तरह का खाना खाने लगती है और जल्दी ही स्वस्थ और समझदार हो जाती है। पूरब और सौम्या की शादी खूब धूमधाम से हुई। घर में खूब रौनक थी। दोनों बड़ी बहुएं रजनी और मीनाक्षी छोटी बहू के आने से बहुत खुश थीं, क्योंकि वह गरीब घर से आई थी। लेकिन बड़ी दोनों बहुएं बहुत अमीर थीं। कुछ दिनों बाद तक तो प्यार प्रेम ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद एक दिन रजनी बोली,
सौम्या, थोड़ा जल्दी करो, एक ही काम में इतना समय लगाओगी तो कैसे चलेगा। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे अभी भी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हो। दीदी, बस हो गया, कुछ और काम हो तो बताओ, मैं कर देती हूँ। मैं क्या काम बताऊँ? कल को ये ही कहोगी कि सास तो है नहीं और जेठानियाँ काम कराती रहती हैं। वैसे छत से कपड़े उतार कर लाने थे, मैंने कल ही फेशियल कराया है। तुम तो जानती हो ना कि धूप में जाने से स्किन काली पड़ जाएगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं कपड़े ले आती हूँ। एक दिन रजनी ने कहा, अरे सौम्या, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो, कुछ मिल गया है क्या? हाँ, आज तो मैडम के कुछ अलग ही हाव भाव नजर आ रहे हैं। दीदी, वो आपसे क्या छिपाऊं, पूरब का ना फ़ोन आया है। उसने कहा है कि शाम को जल्दी अच्छे से तैयार हो जाऊं, रात को फिल्म देखने जाना है और खाना भी बाहर ही खाएंगे। ये सुनकर उसकी दोनों जेठानियां जल भुन गईं और मुंह बना के अपने कमरे में आ गईं। देखा दीदी इसके ठाठ, इतने गरीब घर से आकर भी जिंदगी के मजे ले रही है, और हम तो जैसे इस घर में कैद होकर ही रह गए हैं। ये मैडम फिल्म देखेंगी और शाम का सारा काम हमें करना पड़ेगा। काम करेगी हमारी जूती, इसे इतना काम बताऊंगी कि इसे घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ। रजनी सौम्या के पास आई तो वो तैयार हो चुकी थी। आज तो बड़ी सुंदर दिख रही हो। मैं कह रही थी कि जाने से पहले खाना बना देती तो वो असल में मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, मैंने ना दाल चावल बना दिए हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं जा रही हूँ, पूरब आ चुके हैं। ये कहकर सौम्या चली गई और वो दोनों दांत पीसती रह गईं। देखा दीदी, खुद खाएगी चाट पकौड़े और हमारे लिए बनाकर गई है दाल चावल। हमारे पति तो जैसे कुछ कमाते ही नहीं, कभी आज तक सिनेमा नहीं दिखाया हमें। आज आने दो रवि को, बात करती हूँ कि ऐसी कौन सी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं पूरब को जो बीवी को इतना सैर सपाटे करा रहा है। तीनों ससुर जी की एक ही दुकान पर तो काम करते हैं, फिर भी उसके इतने ठाठ। उन दोनों को समय काटना मुश्किल हो रहा था। दोनों की नजर घड़ी पर थी। जैसे ही रवि आया, रजनी तो बरस पड़ी और बोली, लगता है तुम नौकर हो और वो मालिक। तुम 9 बजे आकर लगे हो और वो बाबूजी 6 बजे आकर बीवी को सिनेमा दिखाने ले गए। वो मजे कर रहे हैं और हम बढ़ते परिवार के दाल रोटी की चिंता में घुले जा रहे हैं। अरे बेकार की बातें मत करो, अभी उनकी नई नई शादी हुई है, जाने दो। उनकी शादी नहीं है। हाँ, हम तो जैसे पुरानी होकर आए थे। रवि ने उसकी एक नहीं सुनी और सो गया। अगली सुबह रजनी ने कहा, मीनाक्षी, लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। देख रही हूँ सौम्या ने सब पर अपना जादू कर लिया है। रवि ने उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ ऐसा करना होगा जो ये लोग घर छोड़कर चले जाएं। ऐसा कैसे होगा दीदी? तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। सुबह जल्दी उठकर रजनी और मीनाक्षी गैस चूल्हे पर बच्चों के लंच के लिए पास्ता बनाने लगी। दीदी, आपको कितना समय और लगेगा? वो मुझे पूरब का लंच भी बनाना है। तो इसमें हम क्या करें, हमें भी तो बच्चों को देखना है। वैसे भी ये चूल्हा हमारे दहेज में मिला है, अगर तुम्हें मिला है तो अपना चूल्हा रख लो। सौम्या क्या कहती, चुपचाप वह वहां से चली गई और पूरब बिना नाश्ता और लंच लिए चला गया। अब तो ये रोज का काम हो चुका था। जब भी सौम्या खाना बनाने चलती, वो दोनों पहले ही गैस पर अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ बनाने बैठ जाती। दीदी, पूरब 1 सप्ताह से बिना नाश्ते और लंच के दुकान पर जा रहे हैं। वहाँ पूरे दिन इतनी मेहनत होती है, भला खाली पेट कैसे काम करेंगे? तुम्हारा पति दुकान पर काम करता है और हमारे पति तो जैसे वहाँ झक मारते हैं। कह दो अपने पति से कल से दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। बात बढ़ने लगी। पूरब और उसके दोनों भाई भी वहां आ गए। पूरब ने कहा, बस करो भाभी, सौम्या गरीब घर से है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे रोज मायके के ताने दोगी। अगर अपनी भाभी से तेज आवाज में बोला ना तो जुबान खींच लूंगा। इसे लेकर निकल यहाँ से। आज सौम्या बिल्कुल टूट गई। उसे एहसास हुआ कि इंसान के पास पैसा होना कितना जरूरी है। दुकान, मकान, सबसे उन्हें निकाल दिया गया। छोटी सी बात बड़ी हो गई।
सौम्या और पूरब घर से बिना कुछ दिए निकाल दिए गए। चलो पूरब, मेरे घर चलते हैं। जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तब तक वहीं रुक जाते हैं। नहीं सौम्या, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उन्होंने रात तो फुटपाथ पर काट ली, मगर भूखे पेट कैसे रहेंगे। वहीं सड़क बनाने का काम चल रहा था। पूरब ने 1 दिन 2 दिन मजदूरी करी और दाल आटा खरीद लाया। सौम्या ने कहा, दाल आटा तो खरीद लाए पूरब, लेकिन रोटी बनाने और दाल पकाने के लिए चूल्हा और बर्तन भी तो चाहिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी चूल्हे के लिए क्या करूं? चलो आप चिंता मत करो, मैं लकड़ी का चूल्हा बना लूंगी। गांव में लकड़ी का चूल्हा ही तो चलता था। सौम्या ने सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की कुछ लकड़ियां बीनी। उसे वहां एक फूटा हुआ घड़ा भी मिला, जिसे उसने वहां लगी प्याऊ से पानी लेकर धोकर साफ कर लिया और लकड़ी का चूल्हा बनाकर घड़े में दाल चढ़ा दी। बाकी टूटे हुए घड़े के हिस्से में आटा गूंथ लिया। आते जाते फुटपाथ पर लकड़ी के चूल्हे पर मटकी में बनती दाल को लोग रुक रुक कर देखने लगे। क्या ये खाना तुम बेचती हो? पहले गांव में लकड़ी के चूल्हे जलते थे, जिन पर मिट्टी की हांडी में सब्जियां बनाई जाती थीं। अब तो जैसे हम वो सब चखने के लिए तरसी गए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ खा सकते हैं, लेकिन बर्तनों का कुछ अभाव है, इसलिए कुछ टूटे मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं खा लूंगा। सौम्या ने उसे झटपट दाल रोटी परोसी। खाना खाते ही उसकी आंखें भर आईं। आज तो सच में अपने गांव में खाना बनाती हुई माँ की याद आ गई। मैं इस खाने के लिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मेरे जैसे बहुत से लोग आज भी ये स्वाद ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम ये लकड़ी के चूल्हे पर खाना बेचना शुरू कर दो। और वह उन्हें खाने के लिए 100 रुपए देकर चला गया। सौम्या और पूरब ने फिर लकड़ी चूल्हे पर दाल रोटी बनाकर बेचनी शुरू कर दी और चमत्कार हो गया। कुछ ही दिनों में उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसके बाद उन्होंने नई मटकियां और बर्तन खरीदे और दूसरे लकड़ी चूल्हे भी बनाए और एक दिन उनका बहुत नाम होने लगा। उन्होंने अपने लिए एक घर भी खरीद लिया। उधर रवि और आनंद की दुकान पर मिलावट का सामान पकड़ा गया और उनकी दुकान सील हो गई। दोनों भाइयों को जेल हो गई। जब रजनी और मीनाक्षी को सौम्या और पूरब के काम के बारे में पता चला तो वे दौड़ी दौड़ी आईं और उनके पैरों में गिर पड़ी। हमें माफ कर दो सौम्या, हमने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने हमें उसकी सजा दे दी। आप ये क्या कह रही हो दीदी? आप बड़ी हैं, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करो। पूरब, तुम्हारे दोनों भाई जेल में हैं, उन्हें वहां से निकालो वरना हम भूखे मर जाएंगे। पूरब को उन दोनों ने सारी बात बताई। सुनकर वह दुखी हुआ। उसने एक बड़े वकील से बात करी और अपने दोनों भाइयों की जमानत करा ली। सब ने सौम्या और पूरब से माफी मांगी। देर आए दुरुस्त आए। दीदी, आप भी यहीं आ जाइए, हम सब मिलकर लकड़ी चूल्हे पर खाना बनाने का काम करेंगे और बड़े भैया अब ईमानदारी से अपनी दुकान संभालेंगे। एक गरीब के लकड़ी चूल्हे के काम ने एक परिवार को बिखरने से बचा लिया और सब फिर से प्यार से रहने लगे।